अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रीजनल एनेस्थीसिया और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और आईवी रीजनल ब्लॉक का क्या प्रोसीजर है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल एनेस्थीसिया पे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं तो आप प्लीज़ जो मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना मत भूलें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्पाइनल एनेस्थीसिया? ये डेफिनेशन जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्पाइन की एनाटॉमी क्या है। अब सबसे पहले हम स्पाइनल एनाटॉमी में हम वर्टिब्रास को हम कंसीडर करते हैं कि टोटल कितने वर्टिब्रास हैं हमारी बॉडी में, और वही हमारी बॉडी को वर्टिब्रल कॉलम भी जिसे कहते हैं और स्पाइन ऑफ द बॉडी भी जिसे कहते हैं। तो हमारे पास पहले पहले 8 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं और 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं और 9 सैक्रल एंड कॉक्सिक्स वर्टिब्रास होते हैं। फिर इनमें इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस होती हैं और हमें पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे स्पाइन में मतलब फ्लो करता है ऑल ओवर द स्पाइन। तो ऑल ओवर द स्पाइन वो फ्लो करता है। वो हमारे फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होकर, ये हमारा जहाँ से हमारा ब्रेन एंड हो रहा है ना बैक साइड से, यहाँ से फोरामेन मैग्नम होता है, यहाँ से स्टार्ट होके जो अडल्ट्स हैं उनमें एट द लोअर लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा जो है, नंबर 1 वर्टिब्रा का लोअर लेवल और नंबर 2 वर्टिब्रा का अपर लेवल, तो वहाँ पे जाके स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है। और बच्चों में जो है वो L3 और L4 पर एंड होता है। ये तो हो गई वर्टिब्रास के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। फिर अब स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो हमारे पास टोटल वर्टिब्रास हमारे 33 हैं, लेकिन हमारी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 पेयर्स होते हैं, जो कि मतलब दोनों साइड, दोनों लेटरल साइड से वर्टिब्रा के उसके जो फाइबर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के, वो इमर्ज करते हैं और हमारी टोटल बॉडी की सेंसरी और मोटर सप्लाई करते हैं। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया में, अब मैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन करूंगा कि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम इन्हीं स्पाइनल नर्व्स को हम ब्लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। अब वो हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट किस जगह पे इंजेक्ट करते हैं, तो वो हमें पता है, क्योंकि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कुछ फैटी टिश्यूज जो हैं वो कवर करते हैं, जिसे हम मेनिंजीज भी कहते हैं। तो उसमें हमारे पास ड्यूरा मैटर होता है, उसमें हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर होता है, उसमें हमारे पास पाया मैटर होता है। ये हमारी मेनिंजीज हैं। तो हम अब जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसे हम सब एरेक्नॉइड ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं वो हमारी एरेक्नॉइड रीजन में करते हैं। एरेक्नॉइड को क्रॉस करके वहाँ पे हमारा CSF फ्लो कर रहा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारा फ्लो कर रहा होता है। तो हम ये जो हमारी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की जो ड्रग है वो हम सब एरेक्नॉइड स्पेस में हम इंजेक्ट करते हैं, जिसे हम इंट्राथीकल स्पेस भी कहते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस भी कहते हैं। इसीलिए जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के जो दूसरे नाम हैं उसमें एक नाम सब एरेक्नॉइड स्पेस भी है और इंट्राथीकल भी हम इसे एजेंट कहते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं, इंट्राथीकल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में जब हम कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स को पास करते हैं, मतलब जो हम स्पाइनल नीडल लगाते हैं तो हमें कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको पास करके जाना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हमारी स्किन होती है और फैटी टिश्यूज़ होते हैं, और उसके बाद हमारा सुप्रा स्पाइनेटस लिगामेंट होता है, और उसके बाद हमारा इंटरस्पाइनेटस लिगामेंट होता है, और हमारी जो मेन रेजिस्टेंस होती है वो होती है लिगामेंटम फ्लेवम। और जब उस मेन रेजिस्टेंस को हम क्रॉस करते हैं तो हम फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस में चले जाते हैं ड्यूरा मैटर को क्रॉस करके। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में पास करके जाते हैं। हमारी जो नीडल है वो इन स्ट्रक्चर्स को पास करके जाती है। सो ये तो हो गया इसकी एनाटॉमी के बारे में, और कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं और क्या क्या चीज़ें हम, मतलब कौन सी स्पेसेस हैं और क्या
मतलब CSF में लगाना है और ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं जिनके लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब हम लोग लगाते हैं, कौन सी इंडिकेशंस हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की। तो हमारी जितनी भी एब्डोमिनल से नीचे सर्जरीज हैं, एब्डोमिनल एंड बिलो द एब्डोमेन सर्जरीज जितनी भी हैं हमारी, वो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में करवाते हैं। फॉर एग्जांपल सी सेक्शन है और अपेंडिसेक्टोमी है, उसके बाद कभी कभी हम कोलिसिस्टेक्टोमी जिसे हम गाल ब्लैडर रिमूवल भी कहते हैं, और हमारी ऑर्थोपेडिक जितनी भी सर्जरीज हैं लोअर लिम्ब की, वो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में करवाते हैं। और एम्पुटेशंस हैं, उसके अलावा TURP है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी हम अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया करवाते हैं। और उसके अलावा हर्नियोटमी है और डिफरेंट जितनी भी लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज हैं वो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में करवाते हैं। तो अब इसमें मतलब ये प्रोसीजर हो गया, इसकी इंडिकेशंस भी हो गई, कौन कौन से हम ऐसे एजेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में। तो उसमें हमारे पास हम लोग लोकल एनेस्थीसिया एजेंट यूज़ करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो है ब्यूपिकेन। तो ब्यूपिकेन एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। फिर हम इसकी वेरिसिटी जो है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उसे कहते हैं, वेरिसिटी को हम बढ़ा देते हैं। वो किस तरह बढ़ाते हैं, हम उसमें डेक्सट्रोज ऐड किया हुआ हमारे पास एक फॉर्मुलेशन आती है जिसमें 0.75% डेक्सट्रोज एडिड होता है, तो उससे हम उसकी वेरिसिटी को बढ़ा देते हैं। तो वो फिर जब हम CSF में लगाते हैं तो वो CSF के फ्लो के साथ हेड की तरफ मूव नहीं करता, जिसे हम सिफेलिड कहते हैं, उसकी मूवमेंट सिफेलिड नहीं होती, वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसकी वेरिसिटी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारे CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होती है। तो और इसीलिए उसका इफ़ेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आता है हमारे, क्योंकि हमें इफ़ेक्ट चाहिए भी लोअर एब्डोमिनल होता है। अगर तो मतलब इसमें एक मैं आपको मतलब एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि T4 से नीचे नीचे तक हम लोग सेफ होते हैं, क्योंकि हमारे जो लंग्स की सप्लाई है वो T4 और हार्ट की सप्लाई वो T4 के लेवल तक होती है। तो वहाँ से फाइबर्स निकल के जाते हैं जो लंग्स और हार्ट को सप्लाई करते हैं। अगर तो हाई स्पाइनल हो जाए जो T4 के लेवल तक पहुँच जाए तो फिर उस पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, तो हमें उसे इंट्यूबेट करना पड़ सकता है। उससे नीचे तक हम लोग सेफ रहते हैं। और इसमें एक और प्रोसीजर होता है कि मोस्टली जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया में ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, तो वो उसकी भी मैं वजह बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग प्री लोड तो करते हैं पेशेंट को। हम वैसे मिनिमम जो होता है वो 600 ml होता है किसी भी पेशेंट का, उसे हम रिंगर लैक्टेट से प्री लोड कर देते हैं ताकि उसे पोस्ट स्पाइनल हाइपोटेंशन के चांसेस कम हो। लेकिन क्या प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से पोस्ट स्पाइनल हाइपोटेंशन होता है, तो इसमें ये होता है कि क्योंकि हम लोअर लिम्ब की जितनी भी वेसल्स हैं उसमें हमारी उनकी वेसल्स की भी सप्लाई को हम ब्लॉक कर देते हैं। तो जब वेसल्स की सप्लाई ब्लॉक होगी तो वहाँ पे वेसल सही से ब्लड को पुश नहीं करती, तो ब्लड की पूलिंग हो जाती है हमारी लोअर लिम्ब में। तो ब्लड की पूलिंग लोअर लिम्ब में हो जाती है और अपर जो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है वहाँ पे वॉल्यूम कम रह जाता है, पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाता है। तो मेन रीज़न जो है पोस्ट स्पाइनल ब्लड की पूलिंग होती है लोअर लिम्ब में, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाता है। तो ये हो गई हाइपोटेंशन। अच्छा, उसके बाद अब इसकी कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो है पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। तो वो मोस्टली पेशेंट में देखी जा सकती है कि उन्हें 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ता तक भी उन्हें हेडेक रह सकता है, जिसे हम PDPH कहते हैं। और अगर तो वो ज़्यादा दिन तक कंसिस्टेंट रहता है तो फिर उसके लिए हम एक प्रोसीजर होता है जिसे हम ब्लड पैच प्रोसीजर कहते हैं, जहाँ पे हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया होता है उस जगह पे हम उस पेशेंट का 10 to 20 ml ब्लड जो है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, तो उससे वो हेडेक जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन मोस्टली मतलब जो ये है कि ये 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते तक ये ठीक हो जाता है। तो उसकी जो मैनेजमेंट है 2 से 3 दिन की है, वो हम किसी भी एनाल्जेसिक एजेंट से कर सकते हैं। तो एक तो ये PDPH इसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई। उसके बाद हाइपोटेंशन है, ये भी इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। फिर हम कभी कभी बहुत रेयर केसेस में हमारी नर्व इंजरी भी हो जाती है,
तो और मेनिंजाइटिस के चांसेस भी होते हैं, इन्फेक्शन जो होता है मेनिंजीज का, तो वो भी स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से हो सकता है। तो ये इसकी कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उसके बाद कौन कौन सी इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि कैसी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं लगा सकते। तो वो उसमें एक तो सबसे पहले जो है वो पेशेंट रिफ्यूज़ल है कि पेशेंट जब आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेगा तो आप कैसे उसे स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा सकेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो उसके स्पाइन की डिफॉर्मिटी है या इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाना है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, या फिर पेशेंट को कोई भी कोगुलोपैथिक डिजीज़ है, या फिर उसके बाद पेशेंट हाइपोवोलेमिक है, या फिर उसे पेशेंट को कोई भी वल्वुलर डिजीज़ है, या फिर पेशेंट हाइपोटेंशन मतलब परसिस्टेंट हाइपोटेंशन का मरीज़ है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं लगा सकते। तो ड्रग्स के बारे में भी मैंने बता दिया, जो मोस्ट कॉमनली है ब्यूपीवाकेन एजेंट हमारे पास यूज़ होता है, लेकिन उसे हम डेक्सट्रोज की मदद से हाइपरबैरिक बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। स्पाइनल एनेस्थीसिया का टोटल जो प्रोसीजर है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में बयान करेंगे कि हम किस तरह से स्पेस मार्किंग करते हैं और कौन कौन से वर्टिब्रा पे हमने मतलब लगाना होता है, और किस तरह हम इंटरवर्टिब्रल स्पेस को मार्क करते हैं, और क्या क्या टोटल प्रोसीजर है, और स्पाइनल नीडल कैसी होती है, और उसमें स्पाइनल नीडल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इंशाल्लाह फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में टोटल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।